हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना देर किए चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। और सन 1921 भी आ गया। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया था। अवज्ञा और सविनय क्या विरोधाभास, किंतु चंद्रशेखर को यह समझने का ना अवकाश था और ना इतनी समझ। अपने अध्ययन के साथ साथ वह वाचनालय में जाकर नित्य प्रति समाचार पत्र पढ़ा करते थे। इस प्रकार उनमें राजनीतिक जागरूकता आने लगी थी। दासता तथा स्वतंत्रता में वे अंतर भी समझने लगे थे। स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का भी समाचार उनको इन समाचार पत्रों से मिल ही जाया करता था। उस समय चंद्रशेखर आजाद की आयु लगभग 14 वर्ष की थी, परंतु स्थान स्थान के धक्के खाकर उनमें परिपक्वता आ गई थी। वे सामान्य किशोर से कुछ अधिक ही समझदार हो गए थे। लगन और निष्ठा तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। यह सब चंद्रशेखर के प्रयत्नों का ही परिणाम था। वे प्रत्येक पाठशाला में जाकर वहां के विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना भरते थे और उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित और प्रेरित भी करते। सरकार का आतंक भी कुछ कम नहीं था, इसलिए विद्यार्थी सम्मिलित होते हुए भी डरे हुए थे। सरकार साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति से काम ले रही थी। यद्यपि चंद्रशेखर ने पढ़ाई छोड़ी और वे हर तरह के कार्य में लग गए। जलसे, जुलूस, नारेबाजी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, ये सभी उस दौर के नारे हैं। इससे पूर्व इस प्रकार के नारे नहीं बोले गए थे। बनारस के लोगों ने किशोरों को जब आंदोलन में भाग लेते हुए इस प्रकार के नारे लगाते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होने लगा, क्योंकि अंग्रेज सरकार का उस समय सर्वत्र आतंक व्याप्त था। ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि किशोर वय के बालक भी इस प्रकार आग में कूद सकते हैं। ऐसे ही जुलूस में काशी में किशोरों का एक जुलूस नारे लगाते हुए घूम रहा था। तभी वहां एक अधिकारी के साथ पुलिस के कुछ जवान आ गए। अफसर अंग्रेज था, सिपाही देसी थे। अधिकारी के गरजने से कहा, तुम लोग सब अपने अपने घरों को चले जाओ। चंद्रशेखर ने भी उससे गरज के कहा, हम अपने घरों को क्यों जाए? अधिकारी गरज कर फिर बोला, ए छोकरे, अपना मुंह बंद रख। इस छोटी सी उम्र में इतनी लंबी जुबान। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें पीट पीट कर भगा देंगे। यद्यपि पुलिस को आते देख किशोर तो पहले ही खिसक लिए थे। कुछ उसके धमकाने पर खिसके, किंतु फिर कुछ वहां डटे रहे। चंद्रशेखर ने उस अधिकारी की धमकी का उत्तर देते हुए कहा, हम तुमसे नहीं डरते। वह अधिकारी खिसियाने सा हो गया। एक देसी हवलदार बोला, साहब के साथ जुबान दराजी करता है। जुबान लड़ाना तो क्या, मैं अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इन अंग्रेजों को हमारे देश पर राज करने का अधिकार किसने दिया है? पुलिस अधिकारी को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कड़ाड़ कर कहा, पकड़ लो इसको, इसे हवालात में बंद कर दो। अधिकतर भारतीय तो हुक्म के ही गुलाम होते रहते। सो अधिकारी का कहना था कि सिपाही ने झट से चंद्रशेखर को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने 14 वर्ष के किशोर के हाथ में हथकड़ी भी डाल दी। चंद्रशेखर की वह रात हवालात में कटी। अगले दिन उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम? उत्तर मिला, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम? उत्तर मिला, स्वतंत्र। तुम्हारा पता क्या है? उत्तर मिला, कारागार। इस प्रकार असंगत अक्षरों को सुनकर अंग्रेज अधिकारी ने अपना अपमान समझा। वह किशोर पर क्रुद्ध हो गया। उसने हुक्म दिया, इसको मेरे सामने से अभी 15 बेत लगाओ। आज्ञा का पालन होने लगा। बेत मारने के लिए उसको जब बांधा जाने लगा तो चंद्रशेखर ने कहा, बांधते क्यों हो? मारो, मैं यही खड़ा हूँ। यह सुनकर सब आश्चर्य करने लगे। चंद्रशेखर पर ताड़ाताड़ बेतों का प्रहार होने लगा। जब उस पर बेत पड़ती, उसके मुंह से निकलता, वंदे मातरम। इस प्रकार एक दो बेत पड़ने के बाद उसके शरीर से रक्त की धारा फूटने लगी, किंतु वह नरकेसरी न विचलित हुआ, न और किसी प्रकार के उसके मुंह से आह तक निकली। जब भी मुंह खुलता था उसके मुंह से निकला, वंदे मातरम।
परंतु 15 बेतों की मार से वह किशोर मूर्छित हो गया, किंतु उसने मुंह से एक भी आह नहीं निकाली। कोमल शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। बेत लगने के स्थान पर शरीर की खाल उधड़ गई थी। कुछ समय बाद जब उसकी मूर्छा टूटी, वह उठा और फिर इधर उधर देखे, किसी से बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल दिया। उन दिनों शेखर काशी के ज्ञानव्यापी मोहल्ले में रह रहा था। चंद्रशेखर को बेत लगने का समाचार सारे बनारस में आग की तरह फैल गया। सुनने वाले कई युवक उस किशोर को देखने के लिए ज्ञानव्यापी की ओर बढ़ चले। सामान्यतया तो ऐसे मामलों में भारतवासी दुबक कर ही रहना पसंद करते थे। किसी दुखी के प्रति सहानुभूति दिखाने का भी उनको साहस नहीं होता, परंतु चंद्रशेखर को देखने आए जिन लोगों ने उन्हें देखा कि इतनी मार पड़ने के बाद भी चंद्रशेखर के चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन तक नहीं, कोई वेदना का चिन्ह नहीं, वे सबसे प्रसन्नता पूर्वक मिलते रहे। वास्तव में उनके शरीर पर जो बेत पड़े थे, उनके उस शरीर ने जो भी आघात हुआ सहा वह तो, किंतु इससे अधिक आघात उनके हृदय पर होने लगा था। उन्हें इससे अपने देशवासियों की दशा का अनुमान हो रहा था। इससे उनको अत्यधिक दुख पहुंच रहा था। उस आयु में जो बेत उनकी पीठ पर पड़ रहे थे, उनके चिन्ह आयु भर उनकी पीठ पर लगे रहे। शायद भारतवासियों को यह याद कराने के लिए घाव ने यादगार कार्य किया कि दासता का जीवन ऐसा ही होता है। विदेशी शासक कितने क्रूर और मानवता के शत्रु होते हैं। चंद्रशेखर की इस वीरता की चर्चा सारी काशी में होने लगी थी। कुछ उत्साही युवकों ने उसका अभिनंदन करने का आयोजन किया। बड़ी विशाल सभा की गई, उसमें चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।